जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉक मैट्रिक्स। इससे पहले हमने जो देखा था वो क्या था, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के ऊपर देखा था, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक देखे थे और क्वेश्चन करे थे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लॉक मैट्रिक्स। बेसिकली ब्लॉक मैट्रिक्स का हमारा फ़ायदा क्या होता है कि बहुत सी हमारी जो मैट्रिक्स हैं वो 3×3 तक तो हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं, यानी कि आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं। आइगन वेक्टर में तो हालांकि ये भी कुछ खास हेल्प नहीं करेगी, पर जैसे हमारी मैट्रिक्स 3×3 से ऊपर होती जाती है तो हमारी आइगन वैल्यू का निकालना हमारे लिए भारी होता चला जाता है। तो उस केस में हमारी ये काफ़ी सिचुएशन को इजी कर देती है, क्या जो हमारी होती है ब्लॉक मैट्रिक्स। ब्लॉक मैट्रिक्स हमारी बेसिकली होती क्या है कि एक्स हमारा एक तरीके से मैट्रिक्स है, जिसमें ए हमारा एक मैट्रिक्स है, बी हमारा एक मैट्रिक्स है, सी हमारा एक मैट्रिक्स है, डी हमारा ए बी सी डी से यहाँ से हमारा मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं। कि मान लो हमने जैसे एक्स किन किन मैट्रिक्स से मिलके बना ए बी सी डी, तो हमने सिंपली करा क्या, ये हमारा एक एक्स एक पूरी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हमने दो मैट्रिक्स में डिवाइड कर लिया। एक तो ये मैट्रिक्स बना दी, इसे हमने ए बोल दिया। एक ये मैट्रिक्स बना दी, इसे हमने बी बोल दिया। ये मैट्रिक्स सी बना दी, इसे हमने अलग बोल दिया। ये मैट्रिक्स डी बना दी। इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा कि हम इन दोनों, इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे, इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे, इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे, इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे। इनकी आपस में जो चारों की आइगन वैल्यू आएगी वो इस कंप्लीट मैट्रिक्स की हमारी आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ब्लॉक मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं 3×3 से ऊपर की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालने के लिए बेसिकली। अब ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में हमारा सिंपली होता क्या है, जैसे हमारे डायगोनल मैट्रिक्स होती है कि केवल हमारे डायगोनल में एलिमेंट हो और सब जगह जीरो हो। और ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे हमारी एक्स मैट्रिक्स है, इसमें ए बी सी डी में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारा ए और सी है वो तो केवल ए और सी हो नॉन जीरो, और हमारा बी और डी हमारा जीरो हो जाए। बेसिकली हमारे जो ब्लॉक मैट्रिक्स भी बने वो केवल हमारे डायगोनल पर बने। डायगोनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम ए बी सी डी को जब हम बनाते हैं ए और डी हो हमारा, बी और सी हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इस तरीके की जो हमारी मैट्रिक्स होती हैं वो हमारी ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं। इसी तरीके वो ब्लॉक ट्राइंगल मैट्रिक्स होती हैं। जैसे कि हमारी ट्राइंगल मैट्रिक्स होती हैं कि यदि हम 2×2 की बात करें कि हमारा ए बी सी है, ए बी यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, बी हमने मान लिया इसे, तो ये हमारी लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स बन गई। इसी तरीके से अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स होती है। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स में हमारा ए जीरो हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारी ब्लॉक ट्राइंगल मैट्रिक्स होगी कि ये हमारी अपर ब्लॉक ट्राइंगल मैट्रिक्स हो गई, ये हमारी लोअर ब्लॉक ट्राइंगल मैट्रिक्स हो गई। ठीक, तो इसी तरीके ब्लॉक ट्राइंगल मैट्रिक्स और ब्लॉक ट्राइंगल मैट्रिक्स या कोई भी हमारे किसी भी मैट्रिक्स के आगे ब्लॉक आ रहा है, उसका मतलब क्या है कि हमने एक जो पर्टिकुलर जो मैट्रिक्स की थी उसे एज ए एलिमेंट रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे हमारी ए मैट्रिक्स है, ये एलिमेंट ए यूज कर लिया, बी मैट्रिक्स है उसे बी एज ए एलिमेंट बी सी डी, इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स। ब्लॉक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बेसिकली, यदि हमें क्या पूछ लिया जाए कि हमारी कोई बड़ी से बड़ी मैट्रिक्स है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या निकलेगी, तो 3×3 4×4 की, तो 3×3 तक की हम इजीली निकाल लेते हैं। हालांकि 4×4 की भी एडजस्ट कर लेते हैं, पर थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो जैसे हमारी मैट्रिक्स 3×3 से ऊपर की जाती है तो हमारा जनरली रिकमेंडेशन होती है कि हम ब्लॉक मैट्रिक्स का यूज़ करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें, मिनिमम पॉलीनॉमियल निकालें और डिटरमिनेंट भी इसकी हेल्प से ही निकालें। डिटरमिनेंट की हेल्प से फ़ायदा क्या होता है कि हमारी आइगन वैल्यू का सम वो मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, यही हमारा डिटरमिनेंट होता है। तो अब हम इसे यहीं यूज़ करेंगे। अब मान लो हमारी यदि ब्लॉक मैट्रिक्स क्या है, ट्राइंगल मैट्रिक्स है, ब्लॉक ट्राइंगल मैट्रिक्स है, तो ब्लॉक ट्राइंगल मैट्रिक्स में होगा क्या हमारा, यदि अपर ट्राइंगल है तो हमारा ये एलिमेंट जीरो होगा और लोअर ट्राइंगल है तो हमारा ये एलिमेंट जीरो होगा। जैसे ये अपर ट्राइंगल ब्लॉक मैट्रिक्स है तो लोअर ट्राइंगल के लिए भी हमारा केस सिमिलर होगा, बस हम इसी के जस्ट हम यहाँ पे लोअर ट्राइंगल का रिजल्ट लगा लेंगे। यहाँ पे हम इसे जीरो कर रहे हैं, वहाँ पे हम इसे जीरो कर लेंगे। तो हम अपर ट्राइंगल ब्लॉक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, हम ए की कैरेक्टरिस्टिक निकालें और सी की कैरेक्टरिस्टिक निकालें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, वो हमारी कंप्लीट एक्स ब्लॉक मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है
क्योंकि हम करेंगे क्या, ए सी की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा, और बी जीरो और बी की जैसी करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। तो हमारी ए सी की जो आपस में मल्टीप्लाई होगी वही डिटर्मिनेंट होता। डिटर्मिनेंट की तरह सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो हम ए की निकालें और सी की निकालें, तो ये हमारी इसकी दोनों की मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें मिनिमल पॉलीनॉर्मल की। मिनिमल पॉलीनॉर्मल में क्या करेंगे, हम ए की मिनिमल पॉलीनॉर्मल निकालेंगे और सी की मिनिमल पॉलीनॉर्मल निकाल लेंगे, और इन दोनों का हम आपस में क्या ले लेंगे, एलसीएम। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो इसकी कंप्लीट मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलीनॉर्मल बन जाएगा। अब बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एक्स। डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इनटू डिटरमिनेंट ऑफ सी मैट्रिक्स, ये इस कंप्लीट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो जाएगा। बी को हम क्यों कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि बी की ऑलरेडी जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके जीरो बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक मिनिमल पॉलीनॉर्मल कैसे फाइंड आउट करेंगे, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें हम बेसिकली करेंगे क्या, इसे हम ब्लॉक मैट्रिक्स में डिवाइड कर लेंगे। कैसे, एक मैट्रिक्स हम ये बना लें और एक मैट्रिक्स हम ये बना लें, एक मैट्रिक्स हम ये बना लें और एक मैट्रिक्स हम ये बना लें। ठीक, तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स को हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो इसकी मिनिमल पॉलीनॉर्मल निकालते हैं हम। इसकी मिनिमल पॉलीनॉर्मल क्या आ जाएगी हमारी, सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी होगी, क्योंकि ये हमारी क्या कौन सी मैट्रिक्स है, सिंपली हमारी अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। ठीक, तो इसकी जो डायगोनल एलिमेंट है वो इसकी हमारी क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो लैम्डा 1 इक्वल टू भी 2 है, लैम्डा 2 इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा। तो हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, लैम्डा -2 का होल स्क्वायर। ये इसकी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। ठीक, अब हम इसकी मिनिमल पॉलीनॉर्मल निकालेंगे। अब जैसे हम इसकी मिनिमल पॉलीनॉर्मल की बात करेंगे, या हम इसे एक और ब्लॉक मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम क्या करें कि एक तो ये मान लें, एक ये मान लें, और एक इन दोनों को बना लें, और एक अकेली इसे बना लें। ये भी हमारा एक तरीका है। ये हमें सिंपली किसी भी तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर का हम और बना सकते हैं। तो हमने एक तो ये बना ली 2 5 0 2, एक 4 2 3 5, एक 7 बना ली, जिससे हमारा क्वेश्चन और ईजी हो जाए। तो हमारा इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी क्या आ गई, हमारी CAX इक्वल टू लैम्डा -2 आ गई। अब इसकी यदि हम मिनिमल पॉलीनॉर्मल निकालेंगे, मिनिमल पॉलीनॉर्मल क्या होता है हमारा, कि जो हमारी इस जो मैट्रिक्स को एनिलेट कर दे। तो सबसे पहले हम x-2 करके देखेंगे। तो x- जैसे हम इस मैट्रिक्स में 2 करेंगे तो 0 5 0 0 ये बनकर आ जाएगी। लेकिन यदि हम x-2 का होल स्क्वायर करें, और जैसे हम x-2 का होल स्क्वायर करेंगे, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 0 0 0 0 बनकर आ जाएगा, क्योंकि ये x-2 का होल स्क्वायर इस मैट्रिक्स को एनिलेट कर रहा है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यदि हमारी ये मैट्रिक्स x है, इसमें से पहले 2 घटा रहे हैं और फिर उसको स्क्वायर कर रहे हैं, 2 बार उसका आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वो यदि हमारी इसे एनिलेट कर दी है, तो ये x-2 का होल स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमल पॉलीनॉर्मल हो जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट निकालेंगे हम इसकी मिनिमल पॉलीनॉर्मल, किसकी, 4 2 3 5। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लें, लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस लैम्डा जो इसका ट्रेस है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, प्लस ये क्या आ जाएगा 20 - 6 क्या आ जाएगा, 20 - 6 यानी कि 14। तो 7 2 जा 14 होता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 7 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 14 इक्वल टू 0। लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा -2 लैम्डा -7 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू 2 इंटू 2 और 7 आ गया हमारा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, लैम्डा -2 इंटू लैम्डा -7। ठीक, तो अब यदि हम ये तो आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक मान लो, हमने ये बी मैट्रिक्स मान ली, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई हमारी ये। ठीक, अब हम सिंपली यहाँ पर करेंगे क्या, इसकी मिनिमल पॉलीनॉर्मल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी या कैरेक्टरिस्टिक हम इस फॉर्म में लिख लें, x-2 x-7। हम सिंपली करें क्या, x-2 करें। जैसे x-2 करेंगे तो हमारा ये जो
यहाँ से 2 बचेगा, ये 2 रह जाएगा ऐसे, ये 3 बचेगा और यहाँ से -2 करेंगे तो ये 3 रह जाएगा। अब और यदि हम इसमें x-7 करें, 7 करेंगे तो यहाँ पे डायगोनल से क्योंकि माइनस होगा, ये -3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ पे -7 -2 आ जाएगा। हम यदि इनकी आपस में मल्टीप्लाई करें तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये 0 0 0 आएगा। तो क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी क्या है, x-2 और x-7, तो इसकी मिनिमल पॉलीनॉर्मल भी हमारी क्या हो जाएगी, b आएगा। यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x-2 x-7। और एक मैं वो प्रॉपर्टी आपको और बता दूं, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमारी यदि किसी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो पावर है वो 1 आ जाए तो उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन और मिनिमल पॉलीमर दोनों एक होती हैं। वजह क्या थी, क्योंकि इसका जीएम जो है वो कभी भी हमारा 0 से हमेशा बड़ा ही होता है। तो ऐसा तो होगा नहीं, यदि हम इसका जीएम निकालेंगे तो वो हमारा इसका 1 से भी छोटा यानी कि 0 आ जाए, तो इसका एटलीस्ट 1 तो होगा। इस वजह से इसकी जो करेक्टरिस्टिक पॉलीनॉर्मल है वो इसकी मिनिमल पॉलीनॉर्मल हो जाएगी। तो इसकी मिनिमल पॉलीनॉर्मल निकाल लिया। अब नेक्स्ट की हम मिनिमल करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी क्या आ रही है, x-7 आएगी क्योंकि एक ही एलिमेंट है। इसकी मिनिमल पॉलीनॉर्मल क्योंकि पावर 1 ही है तो इसकी मिनिमल पॉलीनॉर्मल भी x-7 आ जाएगा। अब बात करें एलसीएम, इन तीनों की यदि हमने सी ले ली तो हम इन तीनों का आपस में एलसीएम लेंगे। किन तीनों का, एक तो हमारा इसका, ठीक, m(ax) m(bx), ये b की मिनिमल पॉलीनॉर्मल और ये c की। यदि हम इनका एलसीएम ले तो एलसीएम में एक तो x-7 आ जाएगा और एक x-2 का होल स्क्वायर, ये हमारी इसकी आपस में एलसीएम है। एलसीएम लेना सभी को ही आता होगा। यदि इससे रिगार्डिंग प्रोग्राम है तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है। तो एलसीएम तो हम 10 से सीखता रहे हैं, लगभग सभी को आता होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x-7 × x-2 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर है बी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा इसका भी m(ax) हमारे इसी की मिनिमल पॉलीनॉर्मल निकालनी है। अगेन इसका एलसीएम लेंगे, जितनी भी हमारी ब्लॉक मैट्रिक्स बनेगी, एक तो हमारी ये बनेगी, इसमें एक हमारी ये बनेगी। इन दोनों ब्लॉक मैट्रिक्स को हम करेंगे क्या, सिंपली सोल्व करेंगे, इनकी मिनिमल पॉलीनॉर्मल निकालेंगे, उनका आपस में एलसीएम ले लेंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं। क्योंकि ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है तो इसकी जो वैल्यू है, जो इसकी हमारी आइगन वैल्यू होगी λ1 इक्वल टू भी 2 होगा, λ2 इक्वल भी हमारा 2 हो जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक हमारी इसकी एक ही क्या आ जाएगी, λ-2 का होल स्क्वायर। अब बात करें मिनिमल पॉलीनॉर्मल की। मिनिमल पॉलीनॉर्मल सबसे पहले लैम्डा में से 2 घटाएंगे, यानी कि ये 0 हो जाएगा, a1, क्योंकि हम डायगोनल एलिमेंट से घटाते हैं। λ-2 जब करते हैं, सभी को पता होगा, पीछे हमने करा ही था। ये हमारा 0 हो जाएगा और जैसे इसमें से 2 में से 2 घटेगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये से एनिलेट नहीं कर रहा है, यानी कि इस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स में बदल नहीं पा रहा। तो हम इसका क्या करेंगे, अब λ-2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि λ-2 ये है, इसका होल स्क्वायर यानी कि इसका एक और बार मल्टीप्लाई। जैसे हम इसका एक और बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्योंकि अननेसेसरी में मल्टीप्लाई भी करके दिखाऊंगा, 0 ही आएगी। तो इसकी मिनिमल पॉलीनॉर्मल ऑफ ax का क्या आ गई, λ-2 का होल स्क्वायर। अब इसकी मिनिमल पॉलीनॉर्मल निकालें, क्योंकि ये हमारी लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट ही हमारी आइगन वैल्यू होंगी। तो एक आइगन λ1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, λ2 इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, λ-2 × λ-5, या हम इसे x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। x की फॉर्म में क्या होगा, x-2 × x-5, क्योंकि दोनों की पावर हमारी लीनियर है तो इस वजह से इसकी मिनिमल पॉलीनॉर्मल में भी हमारी यही आएगी। तो x मिनिमल पॉलीनॉर्मल क्या आएगी, x-2 × x-5। अब बात करें इसकी इन दोनों की, अब इन दोनों ब्लॉक को मिला के इसकी मिनिमल पॉलीनॉर्मल जो आएगी वो क्या होगा, LCM ऑफ मिनिमल पॉलीनॉर्मल ऑफ A एंड मिनिमल पॉलीनॉर्मल ऑफ B। ये है, यदि B मैट्रिक्स है, इन दोनों का LCM ले लेंगे। जैसे इनका LCM लेंगे वो क्या आ जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर × x-5। तो ये इसमें भी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारी बेसिकली होती क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट इज सिमिलर टू अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है।
तो मैंने पढ़ने में जल्दी कर दी। स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी कौन सी? यदि वो सिमिलर है डायगोनल मैट्रिक्स से। यदि कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होती है। अब डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स को पहचानने के लिए हमारी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि सिंपली हमें क्या कोई मैट्रिक्स दे दी जाए तो उसमें पूछा जाए कौन कौन सी मैट्रिक्स हमारी डायगोनलाइजेबल होगी, तो उसमें हमारी कुछ प्रॉपर्टी होती है वो हम लगा लेंगे। इट इज़ सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। यदि कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के सिंपल है, एक तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इट हैज़ अ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। यदि कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे जो वेक्टर हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसके मोड ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो हमारी मैट्रिक्स कौन सी होती है? डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होती है। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी? इफ़ ए एम इक्वल टू जी एम। यदि हमारी किसी भी लैम्डा वैल्यू के लिए जो ए एम आ रहा है उसी लैम्डा वैल्यू के लिए उसके जी एम की वैल्यू सेम आ जाए तो हमारी जो मैट्रिक्स होती है वो डायगोनलाइजेबल कहलाती है। फोर्थ क्या है? इफ़ ऑल आइगन वैल्यू इज डिस्टिंक्ट। यदि सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो हमारी जो मैट्रिक्स होती है वो डायगोनलाइजेबल होती है। हालांकि आपको याद सारे ही रखने हैं, लेकिन मैं आपको सिंपली क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो बता देता हूँ जो आपको जरूर याद रखने हैं। एक तो ये, यदि सारी आइगन वैल्यू अलग अलग हैं तो एक तो वो हमारी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है, और यदि हमारा ए एम इक्वल टू जी एम है तो हमारी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाती है। नेक्स्ट हमारा कभी कभी ये भी यूज में आ जाता है, यदि सारे वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो हमारी डायगोनलाइजेबल होगी। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा कि क्या सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं। यदि डिस्टिंक्ट है तो डायरेक्ट हम बोल देंगे डायगोनलाइजेबल है। यदि ये हमें नहीं पता लगता है तो फिर हम उस आइगन वैल्यू के जो आइगन ए एम और जी एम आएंगे वो चेक करेंगे। यदि ए एम उसका और जी एम आपस में इक्वल आ जाते हैं तो डायगोनलाइजेबल होगी। तो इन दो प्रॉपर्टी से बेसिकली हमारे जनरली 80 to 90% क्वेश्चन का पता लग जाता है कि वो डायगोनलाइजेबल है या नहीं। ठीक, अब जैसे हमारा एग्जाम्पल ये है, ए इक्वल टू हमारी एक मैट्रिक्स है, ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले ये हमारी क्या है? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है तो जो इसके डायगोनल में एलिमेंट है वो इसकी आइगन वैल्यू होगा। क्योंकि इसकी सभी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट नहीं है तो इस रूल से तो हम बता नहीं पाएंगे कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं। ऐसा नहीं है हम डायरेक्ट मना कर देंगे डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है कि हम ये बोल दें ये आइगन वैल्यू यदि डिस्टिंक्ट नहीं है तो वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। ये चार प्रॉपर्टी हमारी हेल्प करेंगी पहचानने में, कन्वर्स इनका ट्रू नहीं है। यदि ये वाली फेल हो जाए तो नेक्स्ट हम जाते हैं ए एम वाली प्रॉपर्टी पे। क्या ए एम इक्वल टू जी एम है? क्योंकि हमारा वन आइगन वैल्यू तो एक ही बार रिपीट हो रही है, तो यदि इसका ए एम इक्वल टू 1 है फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए, तो इसका जी एम भी हमारा 1 होगा। ये हमने ए एम और जी एम में लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक, अब मेनली चेक हमें कौन सी आइगन वैल्यू के लिए करना होगा जो एक से ज़्यादा बार आ रही हो। तो यहाँ पर कौन सी आइगन वैल्यू आ रही है? 2। तो हम इसका ए एम और जी एम फाइंड आउट करेंगे। अब इसका ए एम तो हमें डायरेक्ट पता लग जाएगा क्योंकि 2 2 बार आ रहा है, तो इसका ए एम लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए जो इसका ए एम होगा वो इक्वल टू 2 होगा। अब बात करते हैं इसके जी एम की। तो जी एम के लिए हम क्या करते हैं? a माइनस 2i इंटू एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम। ये तो वेक्टर के लिए हो गया। हम बेसिकली हम यहाँ से करेंगे क्या? इसकी नलिटी निकालेंगे, नलिटी ऑफ a माइनस 2i। जो भी इसकी नलिटी आएगी वो इसका जी एम बन जाएगा। तो हम इसकी नलिटी निकाल लेते हैं। नलिटी हमारी क्या आ जाएगी? जैसे हम 2 माइनस करेंगे 0 3 4। अब जैसे इसमें से 2 माइनस करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट में से जाता है, 0 आ जाएगा, ये -1। अब ये 0 0, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? -1। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो हमारी रैंक क्या होती है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज या नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम। अब क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम केवल 2 ही हैं तो हमारी इसकी रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगी? 2। अब साइवेस्टर लॉ से हम जानते हैं रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू इसकी डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन क्या है? 3 क्रॉस 3 है तो यानी कि 3 होगी। अब इसकी डायमेंशन क्योंकि 3 है और इसकी रैंक हमारी 2 है तो इसकी नलिटी 3 माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि 1। क्योंकि इसकी नलिटी तो हमारी क्या आ रही है? 1 आ रही है, यानी कि इसका जीएम हमारा नलिटी के बराबर होता है, इसका जीएम इक्वल टू 1 आ गया।
तो लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए GM हमारा क्या आ रहा है 1, और लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए हमारा जो AM है वो क्या आ रहा है हमारा 2। तो क्योंकि AM नॉट इक्वल टू GM, तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी होल्ड ही नहीं हो रही कोई से भी, तो हम डायरेक्ट यहाँ से जनरली बोल देते हैं 80 to 90% क्वेश्चन हमारे यहाँ से ही करेक्ट हो जाते हैं कि ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सभी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट भी नहीं है और AM GM की वैल्यू अलग है। और यदि हमारा सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आ जाए शुरू में ही, तो हम डायरेक्ट वहीं से बोल देते हैं डायगोनलाइजेबल होगी। और यदि डिस्टिंक्ट ना आए तो हम एक AM और GM को चेक करते हैं। ठीक, ये यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। जो मैंने स्टेप ये दिखाए थे इसे आप क्लियरली देखना चाहें, क्योंकि कई बार ये पेंसिल से मैं करता इस वजह से हूँ क्योंकि नोट्स ख़राब ना हो। अदरवाइज़ वैसे आपको सॉल्यूशन देखना हो तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी भी हैं डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की। इफ़ A इज अ डायगोनलाइजेबल, यदि A हमारा डायगोनलाइजेबल है तो इसका इन्वर्स करें। यदि हम A का इन्वर्स, यदि हमारा ये, क्योंकि ये तो डायगोनलाइजेबल ही नहीं है, यदि ये डायगोनलाइजेबल, यदि कोई A मैट्रिक्स हमारी डायगोनलाइजेबल है तो उसका इन्वर्स भी डायगोनलाइजेबल होता है। A मैट्रिक्स हमारी डायगोनलाइजेबल है तो उसका ट्रांसपोज भी हमारा डायगोनलाइजेबल होता है। यदि हमारी A मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो उसका जो पॉलीनॉर्मल की जो मैट्रिक्स आएगी PA वो भी हमारी डायगोनलाइजेबल होगी इफ़ P इज़ पॉलीनॉर्मल। ठीक, और यदि A हमारी डायगोनलाइजेबल है तो A प्लस यदि हम I यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दें किसी स्केलर के साथ और A के साथ ऐड कर दें और फिर हम एक मैट्रिक्स बनाएं, और यदि A हमारी डायगोनलाइजेबल है तो ये कंप्लीट मैट्रिक्स भी हमारी डायगोनलाइजेबल होगी। तो इसमें हमारा कोई दो डाउट होता ही नहीं है। अब बात करेंगे नेक्स्ट की, इफ़ A एंड B आर 2n क्रॉस n मैट्रिक्स, यदि हमारी A एंड B कोई दो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, बोथ आर डायगोनलाइजेबल, DIA मतलब जहाँ पे भी मैंने लिखा वो मतलब डायगोनलाइजेबल है, कि दोनों हमारी डायगोनलाइजेबल है, देन दियर सम एंड डिफरेंस मे और मे नॉट बी डायगोनलाइजेबल। तो इसमें बोला क्या गया है, यदि हमें कोई दो मैट्रिक्स गिवन है A और B और वो दोनों गिवन है कि वो डायगोनलाइजेबल है, तो हमारे बेसिकली इसमें C पार्ट में पूछ लिया जाता है क्या, कि यदि उसका सम और डिफरेंस दिया जाए तो हम डायरेक्ट उसे बिना करे नहीं बोल सकते कि ये डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं। मे और मे नोट बी का ऑप्शन आए तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ऑलवेज का ऑप्शन आए तो डायरेक्ट हम वहाँ से रॉन्ग कर देंगे। ठीक, और यदि सॉल्व करने के लिए आए तो हम वहाँ पे चेक कर लेंगे कि हम आपस में इन दोनों को सम कर लेंगे, और जो मैट्रिक्स आएगी उसके डायगोनलाइजेबल चेक करने के लिए हम देख लेंगे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है या नहीं, AM इक्वल टू GM है या नहीं, तो इस स्टेप से हम इसे चेक कर लेंगे। पर यदि हमारा मे और मे नोट भी हो तो वो भी करेक्ट हो जाएगा कि हो सकता है कि सम और डिफरेंस डायगोनलाइजेबल हो पर हर कंडीशन में नहीं होता। और यदि वो बोले कि ऑलवेज ट्रू तो हमारा डायरेक्ट गलत हो जाएगा कि हमेशा ट्रू नहीं भी होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स मे और मे नोट भी डायगोनलाइजेबल, कि हमारी प्रोडक्ट भी हमारा हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक, ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो कि कभी कभी हमारी C पार्ट में यूज़ हो जाती हैं। तो यदि आपको प्रॉपर्टी याद ये बेसिकली रखनी चाहिए, क्वेश्चन में तो ये हालांकि काम नहीं आती, लेकिन C पार्ट में ये काफ़ी पूछने ली जाए तो हमारा कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती हैं। B पार्ट में तो हालांकि क्वेश्चन हमारे डायगोनलाइजेबल से ही बनते हैं। हमारा n एक मैट्रिक्स है 3x3 की, ठीक, विद n³ इक्वल टू 0, यानी कि हमारी A की पावर n इक्वल टू क्या है 0। इस तरीके की मैट्रिक्स सबसे पहले क्या होती है, हमारी नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इससे पहले सबसे पहले मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहूँगा, तो वो मैं टेबल तैयार कर लेता हूँ अब 1 मिनट का। तो टेबल तो मुझे नहीं मिल पा रही है, मैं फ्यूचर में कभी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेबल। बेसिकली उसमें डायगोनलाइजेबल कौन कौन सी मैट्रिक्स होती हैं या नहीं, तो 15-20 एग्जाम्पल थे, मैं फ्यूचर में कोशिश करूँगा मैं प्रोवाइड कर सकूँ। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा A की पावर n इक्वल टू 0 है तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। देन अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यदि कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होती है, पर एक कंडीशन में, यदि हमारी वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या हो, नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स ना हो। नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या है हमारा, कि हमारी इस तरीके की मैट्रिक्स भी ना हो, 0 0, हमारी इस तरीके की मैट्रिक्स ना हो वो,
यदि इस तरीके की जो हमारी यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है, एक नील पॉइंट हमारी 0 0 भी हो जाती है, तो इस तरीके की जो मैट्रिक्स होती है हमारी वो क्या होती है, नॉन जीरो नील पॉइंट मैट्रिक्स। यहाँ पे हम यदि इसका एक और बार मल्टीप्लाई करें, यदि ये हमारी मैट्रिक्स ए है तो ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाता है। या हमारी इस तरीके की मैट्रिक्स, किस तरीके की, हमारी इस तरीके की मैट्रिक्स हो, ये भी हमारी नॉन जीरो नील पॉइंट मैट्रिक्स होता है। इसमें यदि हम एक ही क्यूब करेंगे इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जो भी हमारी नॉन जीरो नील पॉइंट मैट्रिक्स होती है वो हमारी डायगोनलाइजेबल नहीं होती, ये हम डायरेक्ट याद रखना है हमें, ठीक। तो वो हमारा उसमें ही गिवन था। चलो वो मैं फ्यूचर में टेबल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एन इज़ नॉट सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, कि हमारा एन है जो है हमेशा सिमिलर नहीं होगा डायगोनल मैट्रिक्स के। तो बिल्कुल सही बात है कि यदि हमारी नील पॉइंट मैट्रिक्स जो है नॉन जीरो मैट्रिक्स है और ये नॉन जीरो ही है, वजह क्या है, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 0 0 1 0 0 1 0 0 0, ये जो हमारे इसकी एक ही क्यूब की वैल्यू इक्वल टू क्या आती है, 0, क्योंकि हमारी ये नॉन जीरो नील पॉइंट मैट्रिक्स है और ये हमारी हमेशा डायगोनलाइजेबल नहीं होती है। तो इस वजह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, एन इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यदि ये हमारा सही हो गया तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। एन हैज़ वन नॉन जीरो आइगन वेक्टर, और मैं आइगन वेक्टर जैसी आपको पढ़ा रहा था उसमें मैंने उसी दौरान बोला था कि कभी भी हमारे आइगन वेक्टर इस तरीके से नहीं हो सकते कि उसमें सारे एलिमेंट जीरो हों। तो ये तो इक्वेशन हमारी एन के लिए के सभी के लिए ही ट्रू होती है कि जो हमारी आइगन वेक्टर हैं कि हमारा एटलीस्ट वन नॉन जीरो आइगन वेक्टर होगा। आइगन वेक्टर हमेशा हमारे नॉन जीरो ही होते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एन हैज़ 3 लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, यदि एन हमारा 3 लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर रखेगा, क्योंकि ये 3x3 के मैट्रिक्स में एक ही क्यूब इक्वल टू 0 हो रहा है, ये एग्जांपल इसके लिए सही प्रूफ हो रहा है। और इसमें यदि तीनों ही लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर आ जाए, यानी कि जितना इसमें 3 ही वेक्टर हैं वो तीनों ही इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसकी मोड ए की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। पर यहाँ पे यदि इसकी मोड ए की वैल्यू डिटरमिनेंट निकालेंगे वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है, यानी कि इसकी रैंक जो है, या इसके हम इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर की बात करें वो या तो हमारे 3 से कम ही होंगे हमेशा, या तो 2 होंगे या 1 होंगे। तो इसमें 3 लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर पॉसिबल नहीं है। तो ये CSIR 2011 में पूछा गया था। तो ये कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट बेस है कि हम नील पॉइंट मैट्रिक्स की सिंपली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करके इसे कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 क्रॉस आर डायगोनलाइजेबल ओवर आर, कि इनमें से कौन सी हमारी डायगोनलाइजेबल ओवर आर होगी। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें कि हमें इसमें ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करके बताना है कौन कौन सी डायगोनलाइजेबल होगी। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, और ये जो हमारी अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होती है वो हमें अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो ये हमारी इसकी आइगन वैल्यू होती है। तो λ1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, λ2 इक्वल टू 4, λ3 इक्वल टू 6 आ जाएगा, क्योंकि ऑल आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगी डायरेक्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, जो हमारी यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी थी, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमारा क्या है, इसमें हमें सोल्व करके देखना पड़ेगा कि इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी। इसकी आइगन वैल्यू निकालने के लिए सिंपली हम लैम्डा की क्यूब माइनस, अब हम करेंगे क्या, सिंपली इसकी आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम लैम्डा की क्यूब करने की जगह ब्लॉक मैट्रिक्स का यूज़ कर लेंगे। तो एक तो ब्लॉक ये बना लेंगे, एक ब्लॉक ये बना लेंगे, इससे हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक मिनिमल पॉलिनोमियल सब आ जाती है। तो इसकी आइगन वैल्यू भी निकल जाएगी। आइगन वैल्यू इसकी क्या होगी, यदि हम इसकी निकालें लैम्डा का स्क्वायर माइनस इसका ट्रेस हमारा 0 आ रहा है, प्लस इसका डिटरमिनेंट 0 -1 +1 हो जाएगा, तो इसका डिटरमिनेंट +1 आ जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर +1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, ±i आएगी हमारी, क्योंकि ये डायगोनलाइजेबल ओवर आर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो इसकी आइगन वैल्यू है क्या आएगी, -i +i और कोमा 0। अब ये सारी डिस्टिंक्ट तो आ रही हैं, ये तो बात सही है, पर ये जो हमारी ये 2 आइगन वैल्यू हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करती हैं, जबकि डायगोनलाइजेबल ओवर आर पूछा है, तो ये भी हमारी डायगोनलाइजेबल ओवर आर नहीं होगी बल्कि सी होगी,
ठीक, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड हमारा देखें ध्यान से, तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है हमारा कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट है वो रियल होते हैं, तो यहाँ पे 1 हमारा रियल है, और जो हमारा ये है ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, और ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए। यही तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ये बेसिक होता है मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में जो काइंड ऑफ मैट्रिक्स होता है उसमें जाके देख सकते हैं, और जनरली ये बीएससी में और 12th में दोनों में पढ़ाया जाता है। तो क्योंकि ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों ही हमारी डायगोनलाइजेबल होती हैं, हमेशा याद रखना है। तो उस प्रॉपर्टी से डायरेक्ट डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। यदि अदरवाइज आप कहो कि हम इसे चेक करके देखना चाहते हैं, तो आप इसे चेक करके भी देख सकते हैं कि हम इसकी सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालेंगे। यदि वो डिस्टिंक्ट आ गई तो हमारी फोर्थ रूल जो है यहाँ से उससे डायरेक्ट हो जाएगा, और यदि वो डिस्टिंक्ट नहीं आती है, कोई रिपीट होती है, तो उसका जो रिपीट हुई है उसके रेस्पेक्ट में AM और GM निकाल लेंगे। यदि वो AM और GM हमारा आपस में हमेशा हमारा इसके कम से कम AM और GM तो इक्वल आ ही जाएगा। ये आप चेक करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये डायगोनलाइजेबल होगी। अब बात करते हैं इस मैट्रिक्स की। ये मैट्रिक्स को भी हम ब्लॉक मैट्रिक्स से सोल्व करेंगे, उसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, लैम्डा स्क्वायर प्लस इसका ट्रेस माइनस 2 लैम्डा प्लस हमारा इसका डिटरमिनेंट 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसकी हमारी आइगन वैल्यू क्या आएगी, 1,1। क्योंकि अब इसकी हमारी यहाँ पे आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है। अब आइगन वैल्यू रिपीट होने का मतलब क्या है कि हमारा इसका AM इक्वल टू होल लैम्डा और लैम्डा इक्वल टू 1 हमारा क्या है, AM 1 है। तो हम इसका GM देखेंगे, क्या वो AM 2 है, क्योंकि 1 2 बार आ रहा है। अब हम इसका GM देखेंगे, 1 आइगन वैल्यू के लिए क्या इसका GM भी 2 आएगा। तो हम यहाँ से इसकी नलिटी निकालेंगे। नलिटी निकालने के लिए सिंपली यहाँ पे A माइनस नलिटी ऑफ A माइनस लैम्डा आई करेंगे। तो A माइनस लैम्डा आई करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, 1 2 0। ये भी -1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से -1 करेंगे तो -1 होगा। ये 1 0 0 -1। तो अब यदि हम इसमें देखें तो इसकी यदि हम रैंक निकालेंगे तो इसकी रैंक हमारी क्या आएगी। तो हम सबसे पहले इसकी रैंक निकाल लेंगे। तो रैंक निकालने के लिए सिंपली हम करेंगे क्या, इसकी हेल्प से इसके नीचे दोनों 0 बनाने हैं, तो ये ऑलरेडी 0 है। इसकी हेल्प से नीचे वाले 0 बनाने हैं, तो इसकी ये हमारे ऑलरेडी तीनों 0 हैं। ठीक, और अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अब इन तीनों को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इसकी हेल्प से हम, क्योंकि यहाँ पर इसकी रैंक हमारी इक्वल टू क्या आ जाएगी, 3, क्योंकि इसकी रैंक 3 आ रही है, नलिटी हमारी यहाँ से 0 आ जाएगी। तो नलिटी हमारी 0 पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी हमारी आइगन में जो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। तो हमारे यहाँ से केवल A और C ऑप्शन करेक्ट होगा, B और D यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर R। ये भी सिमिलर ऐसी है, तो इसमें भी हम कुछ प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे सिंपली, और डायरेक्ट जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपको क्यूरियोसिटी है कि वो प्रॉपर्टी के बिना भी जान सकते हैं, तो जानने का तरीका है, एक तो सभी आइगन वैल्यू निकाल लें। यदि डिस्टिंक्ट है तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, AM इक्वल टू GM आ जाए। यदि आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट नहीं आ रही, तो जो रिपीट हो रही है आइगन वैल्यू यानी कि एक से ज़्यादा बार आ रही हैं, उनकी AM और GM निकालेंगे। यदि वो दोनों नॉट इक्वल हैं तो हमारे डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। हम बात कर लेते हैं अब इस ऑप्शन की। तो ये हमारा अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, तो इसकी जो वो होगी आइगन वैल्यू, वो हमारे इसके जो डायगोनल के एलिमेंट है वही हो जाएगी, लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा 1, लैम्डा 2 इक्वल टू 3, लैम्डा 3 इक्वल टू 2। अब क्योंकि हमारी ये 2 2 बार आ रहा है, तो इसका AM इक्वल टू तो 2 हो जाएगा, और इसका GM हमें चेक करना होगा। अब बात करें लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए, तो क्योंकि हमारा ये एक ही बार आ रहा है, और GM हमारा AM से तो छोटा होता है पर 0 से बड़ा होता है। तो AM से छोटा होने का मतलब क्या है कि क्या हमारा GM ऑफ फॉर लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए क्या हमारा 0 हो जाएगा। 0 हमारा पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारा लैम्डा GM भी यहाँ पे इक्वल टू 1 आ जाता है। ये मैं पीछे बता चुका हूँ। तो हम इसकी नलिटी चेक करेंगे, और किसके लिए,
a माइनस 2i के लिए, a माइनस 2i के लिए इसकी नलिटी मैट्रिक्स की पता करेंगे। तो जैसे a माइनस 2i करेंगे तो इसमें से 2 घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 0 1, इसमें से 2 घटाएंगे तो 0 1 0, और ये इसमें से 2 घटाएंगे तो 0 0 0। तो यदि हम इसमें देखें तो हमारी इसमें केवल नॉन जीरो रोज या नॉन जीरो कॉलम चेक करें तो इसमें 2 नॉन जीरो रोज हैं, तो यानी कि इसकी रैंक हमारी इक्वल टू 2 आ गई। ये 0 रोज है, रैंक 2 आ गई, और हमारी डायमेंशन 3 है, तो 3 माइनस 2 इसकी नलिटी हमारी 1 आ जाएगी। अब क्योंकि इसकी नलिटी AM नॉट इक्वल टू GM है तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। यहाँ इसमें यही पूछा गया कौन कौन सी डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा 1 1 1 1। अब हम देखें तो इसके जो डायगोनल में है रियल नंबर आ रहे हैं, और जो ये दोनों वैल्यू आपस में सिमिलर हैं, तो यानी कि ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये डायरेक्ट हमारी डायगोनलाइजेबल होती है, तो ये हमारा क्योंकि नॉट डायगोनलाइजेबल पूछा गया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरे में क्या है हमारा, इस बार हमारा क्या करा गया है कि हमारा 2 की जगह 3 को रिपीट करा गया है। तो इसकी हम यदि आइगन वैल्यू देखें तो लैम्डा 1 इक्वल टू 2 के लिए AM और GM तो हमारा इक्वल हो जाएगा, लेकिन लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 इक्वल टू क्योंकि 3 है तो इसके लिए AM तो हमारा 2 आ जाएगा क्योंकि 3 2 बार आ रहा है। लेकिन हम इसका GM चेक करने के लिए इसकी नलिटी निकालेंगे फॉर A माइनस 3i इक्वल टू A माइनस 3i की हम नलिटी निकालेंगे। तो A माइनस 3i की जैसे हम नलिटी निकालेंगे तो इसमें से 3 घटाएंगे तो -1 1 0, इसमें से 3 घटाएंगे तो 0 0 0, इसमें से 3 घटाएंगे तो 0 0 0। क्योंकि इसकी नलिटी हमारी नॉन जीरो रोज कितनी आ रही है, हमारी 2 आ रही है, और नॉन जीरो रो हमारी 1 आ रही है, तो रैंक इक्वल टू इसकी 1 हो जाएगी। रैंक 1 है तो इसकी नलिटी हमारी क्या हो जाएगी, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो हमारी इसकी नलिटी हमारी 2 आ गई। क्योंकि इसकी अब नलिटी हमारी 2 आ गई और रैंक हमारी, और इसकी नलिटी 2 आ गई तो हमारा इसका GM इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्योंकि GM भी 2 है और AM भी 2 है, तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। पर नॉट डायगोनलाइजेबल पूछा गया है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं इस ऑप्शन की। इस ऑप्शन में सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू निकालने का तरीका वही है जो कैरेक्टरिस्टिकेशन का होता है, कैली हैमिल्टन थ्योरम द्वारा भी आता है कि लैम्डा स्क्वायर प्लस -5 लैम्डा जो इसका ट्रेस है, प्लस इसका डिटरमेंट क्या आएगा 4 प्लस 2 यानी कि 6। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 6, ये हमारे इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो लैम्डा इक्वल टू 3,2 इसके फैक्टर आ जाएंगे। क्योंकि दोनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो ये डायरेक्ट डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। पर नॉट डायगोनलाइजेबल पूछा है तो ये भी गलत हो जाएगा, खाली ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिगार्डिंग यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।